हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ साइंस का जो 6th क्लास है उसका 3rd चैप्टर हो रहा है। अब 2-3 मैं आपको हेडिंग्स करा चुकी हूँ, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, मतलब कि जो पृथक करने के डिफरेंस हैं, मतलब अलग अलग पदार्थों को कैसे डिफरेंस करें, मतलब डिफरेंट वे में रखेंगे, अलग अलग करेंगे उन्हें, उनकी कुछ मैं टाइप्स करा चुकी हूँ। आज दूसरा टाइप स्टार्ट होगा। 3-4 टाइप्स करा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं वाष्पन। ठीक है, वाष्पन होता क्या है, पढ़ते हैं इसको। क्रियाकलाप 6 है ये है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? जब हम पानी में थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो जो पानी होता है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है उसके कलर में। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? क्या बचता है देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी कर सकते हैं अपनी क्लास में, सॉरी अपने घर पर। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, मतलब भाप में जो उड़ जाता है उसी को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचारों से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे नमक कैसे बनता है। देखिए, अब हम देख लेते हैं पृथक्करण की एक और अधिक विधियों का उपयोग। देखते हैं अब इसको, इस मेन पॉइंट को। इसमें क्या है, इसमें है हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, हम किसी किसी मिश्रण को अलग करने के लिए एक विधि से ज़्यादा भी विधि का हमें उपयोग करना होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 कहता क्या है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो देखिए ऐसे ही भाप निकलती है। उसके बाद एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। कैसी प्लेट लेनी है? जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ऊपर ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया। देखो इसमें दर्शाया हुआ है ना, प्लेट बिल्कुल ऊपर है। देखो मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, प्लेट ऊपर है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? दूध सभी के घर में उबलता है तो सबने देखा होगा इतना तो।
देखा है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट गया है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसके क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक की केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। चलिए देखते हैं उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। पढ़ते हैं आगे। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत कैसा विलयन कहलाता है? यह एक संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में ज़्यादा नमक मिला दिया, अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोल के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त मात्रा में उसके पास जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व या पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। अब हम पहेली की सहायता करते हैं कि वो कैसे पृथक कर सकती है। क्रियाकलाप 9 देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अभी संतृप्त विलयन में कुछ मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। चलिए अब हम एक्टिविटी हमारी 10 रह गई है, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है। संतृप्त वही तो होता है जो जब तक घोली जाए तब तक डालनी है। कोसानी 3.2 में लिखिए। अब क्या करना है? अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन पदार्थों से भी आप इसको दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्ययन में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है।
आगे देखते हैं। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ से है, पदार्थ में और पदार्थ न घुल सके तो वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। ठीक है, हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक डन कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर न्यू है तो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। मैं आपका फुल प्रिपरेशन करा दूँगी जो भी है आपकी। चलिए अब हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।